Hello everyone, myself Imre Sodia. Welcome all of you everyone. देखिए मेरा जो टॉपिक है आज का वो राजस्थान जीके और राजस्थान जीके के अंदर मैं बात करूँ तो राजस्थान जियोग्राफी है। और हम बात कर रहे थे, जैसे आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो हम बात करें आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के बारे में। तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम जो हमारे जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप राजस्थान जीके के ऊपर भी, राजस्थान जियोग्राफी के ऊपर भी हम बताइए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, हमारा टाइम बहुत कम है, और कौन से टॉपिक हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 200 में 200 मार्क्स आएँ, जबकि कट ऑफ हमारे पास 140 ही जाती है, कट ऑफ हमारी 130 जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट में वो सारे सब्जेक्ट में 125 ही जाती है कट ऑफ। तो हमें जब कम नंबर लेकर आने ही है सिलेक्शन लेके, तो हमें पता है जब 200 नंबर हमारे आ भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली 20 मार्क्स हमारे आ भी नहीं सकते और पूरे क्वेश्चन हम कर भी नहीं सकते। तो ये तो तय है कि हमें अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है उसकी आपको स्क्रूटनी करनी होगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट उसका अलग छांटना पड़ेगा, और जो चीज़ हमें लगता है ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है उसको हमें छोड़ना होगा। तो देखिए, मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितनी मैंने एडवाइस ली है मेरे कलीग से, मेरे फ्रेंड से, और जितने मेरे परिचय थे उन सब लोगों से, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। यहाँ पर करीब 7-8 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन मेरे को भी पर्टिकुलर टाइम चाहिए था किसी टॉपिक को समझने के लिए, किसी टॉपिक को उसकी वास्ता से आपको परिचित कराने के लिए। मैं ऐसे नहीं था कि मैं जल्दबाजी में किसी तरह किस्म के लिए टॉपिक बनाकर तैयार कर दूँ और वीडियो अपलोड कर दूँ। तो देखिए, आज अब हम आगे बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हैं और भी हैं वो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको बेल आइकन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके के अंदर पहली बात आप ये समझ लीजिए, राजस्थान जो जीके है वो आपके 50 मार्क्स की है। ठीक है ना, मार्क्स 50 है, लेकिन क्वेश्चंस आपके 100 आने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके केवल हाफ नंबर का होता है। तो आपके 100 क्वेश्चन आते, क्वेश्चन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले। अब 50 मार्क्स है, तो अब ये बताइए कि 50 मार्क्स में सबसे पहले ये आता है कि हम कितने मार्क्स लेकर आए यहाँ पर। अभी के जो टाइम ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है कि कितने मार्क्स हमें लेकर आना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन के हम श्योर हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, या फिर हमें इतनी इस सब्जेक्ट में इतनी तैयारी करनी चाहिए ताकि हम हमारा जो बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो हम हमारे सब्जेक्ट के ऊपर दे सकें। तो देखिए, मैं सबसे इसी बात के ऊपर आता हूँ। जितना, यदि आपका जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो लास्ट ईयर के बराबर ही रखते हुए हम एक बार चलते हैं कि राजस्थान जी का जो डिफिकल्ट लेवल था, जो लास्ट टाइम था, वही इस बार रहने वाला है। यदि वही इस बार रहने वाला है तो मैं आपको श्योर बता दूं, अब आपको जो इस बार जो गुड मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो वो आपके बस केवल 15 से 25 मार्क्स होंगे। मैंने काफ़ी बड़ी रेंज ले ली है, मतलब 15 से 25। यदि फिर मैं इसे एवरेज बोलूँ तो 20-22 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर माने जाएंगे 50 में से। अब आप बोलोगे बस बस केवल 20-22 ही? हाँ बिल्कुल, 20-22 नंबर ही बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, मेरे इतने सारे दोस्त, इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैंने कई लोगों से पूछा है कि आपके उनके राजस्थान जीके में कितने मार्क्स है। तो उनके राजस्थान जीके के अंदर जो मार्क्स आते हैं वो 23, 18, 15, 13 तक, मतलब 15 से कम कम जो मार्क्स है ना, वो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं और बाकायदा उन्होंने कट ऑफ फाइट करी हुई है। तो उनका रीजन ये था कि उनके सब्जेक्ट के ऊपर इतना सॉलिड तैयारी करी, उनके सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ज़बरदस्ती, यदि आपकी यहाँ पर पहले आपकी तैयारी नहीं है तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपना, क्योंकि वो टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप दे रहे हो, लेकिन वो वेस्टेज जाने वाला है। कहीं ना कहीं पर उसका असर है, जो आपके सब्जेक्ट जो पेपर है वहाँ पर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी ज्योग्राफी को भी, एक जो टॉपिक है जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, इसको भी पढ़ने के लिए आप टाइम देखो तो 30 से 35 आवर्स हमको चाहिए होंगे। लेकिन इसके अभी 30 से 35 आवर्स के अंदर यदि आप बात करो तो शायद हो सकता है आप, आपके वहाँ पर बहुत बड़े बड़े 2 बुक्स है या बहुत बड़ी यूनिट है या 25% सिलेबस है जो सब्जेक्ट को तुरंत ही क्लियर कर लोगे आप वहाँ पर। मतलब मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि ये आपके 40% का रेशो है और 60% का, जबकि मार्क्स में ऐसा रेशो नहीं है। राजस्थान जीके को यदि ये पूरा कवर करना चाहो तो मैं कह रहा हूँ 40 क्या 50%, 50-52 आ जाएंगे ये। यदि किसी भी 40, तो आप मानिए कि आप 40% टाइम यहाँ देना पड़ेगा और 60% टाइम ही आपको उसके लिए बचेगा। तो 40% टाइम देकर भी आप केवल कितने नंबर कवर कर पा रहे हो? 50 नंबर। और 60% टाइम देकर आप कितना कवर कर रहे हो? 150 नंबर। तो मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ करना बिल्कुल गलत होगा। आप यहाँ टाइम है उसको कम कीजिए, यहाँ पर आप इस मार्क्स को और कम पे ले आइए टारगेट अपना, और अपना टारगेट इस तरफ रखिए कि इसको अपन ज़्यादा टाइम देवें तो यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि 60% टाइम यहाँ पर देने के कारण आपको टाइम की शॉर्टेज है और यहाँ पर आप केवल 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाओ या इतना ही सिलेबस आप कवर कर पाओ, बाकी सिलेबस आपको छोड़ना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान जीके हम लेंगे बिल्कुल, हाँ ये भी बस जरूरी है कि ऐसा नहीं कि क्या राजस्थान जीके पूरा ही छोड़ दें, कि नहीं, राजस्थान जी की पूरा बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको बता दूं 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजी गोइंग होते हैं, जो हर लड़का मतलब कॉमन एफिशिएंसी कर देता है। और यदि उन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हो जो आपको बहुत कम टाइम में एनर्जी देने से आप कर पा रहे हो, तो उनको क्वेश्चन को आप नहीं करते हो, तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि इनको यार मैं बहुत कम तैयारी के अंदर कर सकता था। तो हम राजस्थान जी को छोड़ नहीं सकते, उसे हमें करना होगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ ये हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज बात करूँ तो मैं क्या ऐसा सब्जेक्ट वाइज 3-4 वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, इसमें हिस्ट्री भी है इसके अंदर,
और पॉलिटिकल साइंस भी है इसके अंदर, और करंट इवेंट्स भी है इसके अंदर, तो इकोनॉमिक्स भी है इसके अंदर। इस तरह से इसमें आपके काफ़ी सिलेबस है, काफ़ी वाइड सिलेबस है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ली है वो राजस्थान जियोग्राफी ली है। वो मैंने जियोग्राफी इसलिए ली है, हो सकता है कि आपके लिए चीज़ जियोग्राफी पहली प्रायोरिटी में नहीं आओ, लेकिन मैंने इससे पहली प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे ली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजस्थान जियोग्राफी है उसमें क्वेश्चन थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, सिलेबस थोड़ा कम है हिस्ट्री के कंपेयर के अंदर, और याद अच्छे से हो जाता है, याद अच्छे से रह जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यदि उस हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसे पहले से हिस्ट्री याद है, हिस्ट्री उसे बहुत जल्दी याद होती है, तो फिर उस केस के अंदर उसकी जो प्रायोरिटी वो पहले हिस्ट्री हो जाएगी और फिर ये प्रायोरिटी नीचे आ जाएगी। तो मेरे केस के अंदर जितनी मैंने स्टडी करी है, बाकी सब लोगों से पूछा है, तो यही अनुभव मैंने पाया है लोगों से कि उनको जो राजस्थान जियोग्राफी वो थोड़ा ईजी लगता है, और राजस्थान जियोग्राफी है ना वो जल्दी याद हो जाता है। उसका मतलब इसमें ऐसा कोई डाटा नहीं है जो हम मिस गाइड हो जाएँ, हम कन्फ्यूज हो जाएँ, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। अब इसके अंदर भी बहुत बड़ा चीज़ें हैं, और हमारे क्वेश्चन के जो पेपर है आसान जी का, उसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि प्रमुख मतलब मुख्य जो चीज़ें हैं वही, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हमें लिखनी है। अब हम इंपॉर्टेंट के डेफिनेशन हमारे पास कोई फिक्स नहीं है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। मतलब जैसे हमारे लिख दिया कि रिवर्स नदियाँ आएगी हमारे पास, लेकिन नदियों के नाम नहीं दिए हमारे पास में कितनी नदियाँ। अब राजस्थान को नदियाँ को 100 नदियाँ हैं भाई, तो 100 नदियाँ हम याद कर ले क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें यहाँ पर। तो हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी नदियाँ हैं इसका हमें कलेक्शन चाहिए होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब कुछ चीज़ें आपको लिखी है। अब देखिए मैं आगे बात करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो राजस्थान जियोग्राफी जो सिलेबस उसको मैंने इस तरह से डिवाइडेशन कर लिया है, और उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मैंने इसको सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, ठीक है, कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। उसका एस्टिमेट टाइम है 30 से 35 आवर्स, मैंने एवरेज टाइम मानकर चला। हो सकता है किसी को 30 आवर्स कंप्लीट हो जाए, किसी को 40-45 आवर भी लग जाए। आवर्स का टाइम आपको कैसे निकालना है? बिल्कुल अलग से टाइम नहीं निकालना है इसके लिए। जैसे ही वीक में आपको कंटिन्यू जब टाइम लगता है अपने सब्जेक्ट से, वहाँ बोर हो रहे हो, तो कंटिन्यू इसको जैसे 1 दिन या 2 दिन आपने बीच में इसको दे दिया, तो इसे आप कवर करोगे। आप ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे कि डेली 1 घंटा, डेली 2-2 घंटा दे रहे हो, क्योंकि डेली 2-2 घंटा देखोगे तो आपको ऐसा होगा कि आपकी चेन सीक्वेंस नहीं बन पाएगी माइंड के अंदर। जैसे आप अगला टॉपिक पढ़ोगे पहले वाला गायब हो जाएगा। तो इससे बढ़िया किसी दिन एक दिन पढ़ो तो 5-6 घंटे तो कम से कम इससे एक बार लो ही लो। तो 5-6 घंटे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो कि 1-2 चीज़ें तो आप तुरंत पॉइंट उसी दिन सेम टाइम क्लियर कर लोगे। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिशन लेवल भी अच्छा रहेगा आपका। और इसके बाद में आप भूल जाते हैं तो बिल्कुल डरे मत कि आप भूल गए। भूलना एक स्वाभाविक क्रिया है, हर व्यक्ति भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो, वो कोई बात नहीं। जैसे हम वहाँ पे मतलब जहाँ ऑप्शन देखेंगे, और जब तक हम 1-2 बार और रिवाइजन कर लेंगे इसका हल्के हल्के के अंदर भी, तो उसमें भी हमें याद आ जाएगा, ठीक है। तो भूलने से हम डरे नहीं, भूलना एक स्वाभाविक क्रिया है और जरूरी भी है। नहीं तो व्यक्ति भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा वो खुद भी, ठीक है। तो भूलना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो उससे हम बिल्कुल डरे मत। लेकिन ये मैं जरूर बोलूँगा, एक घंटे डेली तैयारी नहीं करें। एक बार यदि इस सिलेबस को उठा लेते हैं बीच में कभी भी, आप अपने जो मेन सब्जेक्ट के साथ में जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ में आप उठा लेते हो उसे, तो फिर आपको इसको 4-5 घंटे उस दिन देने ही पड़ेंगे। उसके अगले दिन भी आप 4-5 घंटे दीजिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक बार में आप इसे 2 दिन के अंदर कम से कम इसे 8 से 10 आवर्स, इसे 8 से 10 घंटे से दीजिए, ताकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो क्लियर हो जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन दूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3 नदियाँ आज पढ़ ली, 3 नदियाँ कल पढ़ रहे हो, तो फिर आप खुद ही भूल जाओगे यार 3 नदियाँ मैंने कल कौन सी पढ़ी थी और कहाँ कहाँ से निकल दी, कहाँ कहाँ पर उनका बहाव क्षेत्र है। तो आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप एक साथ इसे पढ़ें। अलग से टाइम नहीं निकालेंगे कि हम इसे कब पढ़ेंगे, हम 1 महीना अलग से निकालेंगे, नहीं, बिल्कुल 1 महीना अलग से नहीं निकालना है इसको। जो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आप चलो उसके साथ साथ ही निकालना है। कभी वीक में निकालना है टाइम, कभी आपसे बोर हो रहे हो तब आपकी इच्छा करके तब उठा लिया। ऐसे उठाने के बाद ये है कि 3-4 घंटे तो कंटिन्यू इसको पकड़े ही रखना है, फिर अगले दिन और पकड़ना है कम से कम, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले देखियो, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करी गई थी आपको यहाँ पर। तो अब ये भौतिक स्वरूप एक कॉमन वर्ड सा जैसे लिया, इसमें हमें नहीं पता कि क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। तो देखो, जो जूलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है आपका वो पूरा आएगा इसके अंदर। जो आपके वो जैसे राजस्थान के ज़िले हैं उनके पूरे जो ओल्ड नाम है वो आएगा, जो मुख्य पर्वत पहाड़ है राजस्थान की सीमा एरिया है वो आएगा। और इसमें सबसे भी ज़्यादा यदि मैं बात बोलूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या आने वाली है, तो वो है कि आपका जो राजस्थान है वो आपके 4 चरणों में बटा हुआ है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि वो राजस्थान कितने चरणों में बटा हुआ है, आपके पास में 4 चरणों के अंदर बटा हुआ है। तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको 4 चरणों में बटा हुआ है, तो उसका प्राकृतिक स्वरूप 4 भागों में बटा हुआ है। जिससे हमने मैं पहला भाग बोला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, फिर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो इनके अंदर भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, कितनी यहाँ वर्षा होती है, और कितने कौन कौन से इसके अंदर ऊंचे ऊंचे मतलब बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो आती है। जैसे कोई पठार है, कोई पहाड़ी है तो वो आ रही है, किस पर एग्रीकल्चर किस प्रकार की इस चीज़ इसमें आ रही है। अब ये आप इसमें भी मतलब ये अनलिमिटेड है, अपन चाहें तो इसके अंदर ये है कि इतने 1 महीने का वर्क और नहीं हो। तो इसमें भी हमें कितने पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देखो मैं इसके साथ में एक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो वहाँ पर उस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। आप चाहो तो उनकी हेल्प ले सकते हो यदि आपके पास में दूसरे अवेलेबल हैं। ये कोई दूसरे और अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से अपन यहाँ पर वो भी आ जाएंगे हमारा कि हमारा राजस्थान का एरिया कितना है, हमारी उसकी पोजीशंस कितनी है, ये सब कुछ हमारे पास में चैप्टर के टॉपिक के पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करता हूँ कि हमारे पास में पूछा जाता है कि राजस्थान रिवर्स है, बिल्कुल सही बात है, रिवर्स नदियों में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में। तो देखिए मैंने यहाँ पर नदियों के नाम लिख दिए हैं आपके यहाँ पर। तो 3 भागों में बटी हुई है अपनी नदियाँ भी, तो तीनों अलग अलग ब्रैकेट्स मैंने बना रखे हैं। चंबल है, बनास है, बेड़च है, कोठारी, खारी, बाणगंगा नदी है, ये अलग है। मोई, साम, जाखम, साबरमती नदी अलग है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और एक ये अरब सागर की तरफ है। और गग्गा नदी, कांगड़ नदी, कांटल, ये अंतर प्रवाह की नदियाँ, ये कहीं अपना क्षेत्र, कहीं पानी बहाव क्षेत्र, कहीं नहीं लेकर जाती है। तो इस तरीके से बटी हुई है। तो अब मैं बात करूं तो इनके अंदर भी आपको जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे चंबल हुई, बनास हुई, माई, सोम, जाकम हुई, लूणी नदी हुई, गग्गा नदी हुई, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना। ऐसे सारी इंपॉर्टेंट लिए नदियाँ, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा और भी हैं हमारे पास में, लेकिन हमने उन सबको छोड़ दिया। ये हमने मेन लिए। अब इनके क्या क्या याद करने हैं आपको, देखो इनका निकनेम होते हैं बहुत सारे, उनको याद करने हैं। जो मैंने डबल अंडरलाइन कर रखी है उनके बारे में तो कुछ विशेषताएं होती है अलग से, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी याद करने हैं। जैसे बराव क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, अंतर प्रवाह सबसे बड़ी नदी कौन सी, इस तरह से। इनका उद्गम कौन सा था, ये ऑर्गेनिक पॉइंट कौन सा था, अंतिम बिंदु कहाँ से था, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, कौन सी नदी में आखिरी मिल जाती है, इनकी लंबाई कितनी है, बराव क्षमता कितनी है। और इनकी सहायक नदियों केवल नाम, केवल सहायक नदियों का नाम याद करने के, हेल्पिंग जो इनको बहाव क्षेत्र को बढ़ा देती है, जो कुछ छोटी छोटी नदियों में आकर मिल जाती है, केवल उनके नाम याद करने हैं। उनकी डिटेल याद नहीं करनी कि वो कहाँ से निकल रही है, ठीक है। जो डिटेल याद करनी है वो मैंने यहीं पर लिख दिया। तो बुक्स में आपको यही प्रॉब्लम मिलती है कि बुक्स में उनकी भी डिटेल दे दी जाती है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन जिलों में से बहती है। तो वो आपको याद नहीं करना है, केवल ये जो जिले हैं, ये जो नदियाँ हैं, इन्हीं का आपको बहाव क्षेत्र याद करना है, कहाँ कहाँ से किन किन जिलों में से निकलती है, वो आपको याद करना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है लेक्स। तो लेक्स की बात करें तो लेक्स में बात आती है कि जय संबंध, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जय संबंध, पिछोला, इस तरह से मैं जिलों के नाम लिख दिए हैं, जिसमें मैंने रेड लाइन डलाइन करी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जय संबंध, पिछोला, फतेहसागर जिले, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से याद करेंगे अपने यहाँ। डिटेल से मतलब किसने बनवाई थी, कब तक, और क्या रीजन रहा था बनवाने का, यदि मतलब प्राकृतिक थी या फिर मैनुअल थी, मतलब किसी व्यक्ति ने बनाई थी, या फिर नेचुरल। जैसे नक्की झील है, अब नक्की झील को नेचुरल झील माना जाता है कि ये देवताओं के द्वारा बनाई गई है, नाखूनों ने खुद बनाई गई, इसी में इसके पीछे मान्यता है। फोय सागर है तो फोय इंजीनियर ने बनाई थी। इस तरह से मतलब बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब आप मान के चलिए कुछ जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है उनके लिए 7-7 लाइनें, 8-8, 10-10 लाइनें बन रही है। और जिनके लिए मैंने अंडरलाइन नहीं करी उनके लिए बस 2 ही लाइन बनती है। बस ये कहाँ पर है, कोई अलग से कोई विशेषता हो तो बहुत बड़ी बात अच्छी है, नहीं तो फिर एक ही लाइन बनती है उसके लिए भी, भाई ये कहाँ पर है, और उसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पूछा जाता इसके अंदर। इसके बाद में अपन बात करता हूँ जलवायु प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति है वो आपके जो पहला जो टॉपिक उसके साथ में बहुत कुछ कवर हो जाएगी। जब आप इसको याद करोगे कि आपके 4 चरणों में बटा हुआ आपका राजस्थान, तो वहाँ पर भी उसके पता चल जाएगा आपको कि हमारे पास मिट्टी कैसी है वहाँ की, और वहाँ पर है ना कौन कौन सी नदियों का पहले आया करती थी इस तरीके से, और वहाँ पर वर्षा कितनी होती कितनी नहीं होती, ये सब कुछ वहाँ पर ही पता चलेगा। बाकी जलवायु आप अलग से टॉपिक और लेंगे, हमारे पास में एक पेज का मुश्किल होता है जलवायु, और जिसके अंदर पता चल जाता है कि हमारे पास में किस किस तरह की, कहाँ कहाँ पर जलवायु किस तरह की है, और बारिश कितनी मात्रा में कौन कौन जिलों में कब होती है। जैसे शुष्क, उपाद्र, अति आद्र। तो अति आद्र जैसा हमको पता है बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र उन्हें कहते हैं। शुष्क मतलब जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, वो हो गया। इस तरह से उपाद्र हो गया अपने पास में जयपुर वाला एरिया हो गया, जहाँ पर मतलब ठीक 1 किलोमीटर तक बारिश होती है। अब अति आद्र के अंदर हो गया जैसे झालावाड़ हुआ, आपका बांसवाड़ा हुआ, ये प्रतापगढ़ हुआ, उन एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वो मालवाई पठार के एरिया और माने जाते हैं। इस तरीके से बात की जाती है। अब आगे ये टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, इसके साथ में ही ले लेंगे। प्राकृतिक वनस्पति हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी डीपली स्टडी नहीं करनी है। यदि आप किसी बुक को भी लेंगे, जैसे मैं बोलूँगा लक्ष्य की आप बुक ले लीजिए, तो उसके अंदर भी जो डार्क बोल्ड होकर वो ले लेंगे, या फिर उसके ऊपर मुश्किल से आप जो पीछे यदि कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इनके क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, जब मैं इस वर्ड को शामिल हूँ, ऐसे क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में आते हैं, जैसे मोमल का भी आता है, दक्ष का भी आता है, जिसके अंदर आरपीएससी के द्वारा या पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं। और वो क्वेश्चंस एग्जाम के नाम से नहीं रहते, वो टॉपिक वाइज रहते हैं कि वनस्पति तो वनस्पति के पीछे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आगे जलवायु तो जलवायु के पीछे सारे एक साथ एक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम जरूर सोल्व करें, ठीक है। उनमें भी वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सोल्व करें जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं किसी एग्जाम के अंदर, वो जो आरपीएससी ने जो पूछे हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन वैसे कोई सेम होते हैं जो रिपीट पहले आ चुके हैं, तो वो वापस से रिपीट हो रहे होते हैं। तो उससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। यदि आपके इसके वर्किंग करने से 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो आप मान के चलो कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मिल रही है आपको। ये है। तो यहाँ पर क्या है, हम पूरा टाइम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बात करी, पॉपुलेशन है और लाइव स्टॉक है, बायोडाइवर्सिटी, इट्स कन्वर्जन है। तो पॉपुलेशन वगैरह आज का डाटा है, हमको बिल्कुल आपको याद करना है, आपको पॉपुलेशन वगैरह डाटा डायरेक्ट आप इसके क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। पॉपुलेशन के बारे में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। बाकी इस नेचुरल जो वेजिटेबल्स है, कन्वर्जन है, बायोडाइवर्सिटी है, लाइव स्टॉक है, इनके बारे में आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी डाटा मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये बात यहाँ पर मैंने बीच में ही ले ली है। इससे पहले मैं ऊपर चल रहा था कि सोल जो आपकी मिट्टी है, जो मिट्टी है वो बिल्कुल आपको ऊपर ही मिल जाएगी। जो उस जब आप उस एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिट्टी के बारे में वहाँ पर मिल जाएगा कि हमारे पास कौन सी एरिया में कौन सी इस तरह की मिट्टी है। अब इस मिट्टी के बारे में, सोल के बारे में बताइए। इनके साइंटिफिक नेम भी दे दिए। आजकल कभी कभी साइंटिफिक नेम पर क्वेश्चन बने जाते हैं। तो देखो, साइंटिफिक जो नेम है वो याद करना बहुत डिफिकल्ट है। यदि आपने पहले स्टडी नहीं करी है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको याद रख पाओगे, या बहुत अजीब से नेम होते हैं, वो सिमिलर से लग रहे होते हैं। तो आप चाहो तो साइंटिफिक नेम को छोड़ दें में, क्योंकि उसका जो टाइम है, वो जो टाइम सेविंग होगी उसको आप कहीं और लगा दें। और इस होल पर यदि सामान्य क्वेश्चन आने लगे हमारे पास में, जैसे भाई अपन पूछ लिए भाई काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हमें पता है भाई काली मिट्टी चित्तौड़ की तरफ उस एरिया के अंदर काली मिट्टी, कोटा की तरफ इस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम वहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके एनर्जी रिसोर्स की बात की गई है आगे। फिर नहीं सर, इससे पहले ये मिनरल्स, मिनरल्स को मैंने नीचे लिया है। मिनरल्स का बता दूंगा। मिनरल्स आपको, मिनरल्स भी एक टिपिकल टॉपिक है। मिनरल्स के अंदर भी याद करना बड़ा टिपिकल है, तो इससे बढ़िया उसका उपाय बता देंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना। अब एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें क्या है, जो यहाँ पर राजस्थान के जितने थर्मल पावर प्लांट है, क्षमता है, उनकी कैपेसिटी वो याद करेंगे। जो हाल ही में नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं वो याद करने हैं आपको। हाल ही में नए प्रोजेक्ट्स मतलब ये नहीं था जो लास्ट 6 मंथ में लॉन्च हो रहे हैं, या लास्ट 1 ईयर में लॉन्च हो रहे हैं। जो भी मतलब 2-3 सालों के अंदर जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, जो कुछ उनका एरिया डिसाइड किया हुआ है, जैसे बांसवाड़ा के अंदर भी नया पावर प्लांट के लिए बात की जाती है, तो वो कहाँ पर है, सेंटर की परियोजना है या स्टेट की परियोजना है, कितना शेयर है उसका। तो इस तरह की चीज़ें वो याद कर लें। जैसे काली सिंध पावर प्लांट है तो वो कहाँ पर है, ठीक है, सूरतगढ़ के अंदर है, अलग पावर प्लांट है कि क्रिटिकल पावर प्लांट है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी है वो थोड़ा सा याद कर लें। जो ये जो काली सिंध है, जो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, 12 वाला छपड़ा वाला वो पूछा जाता है आपसे, और एक सूरतगढ़ वाला वो पूछा जाता है। तो ये 3 जगह के हैं जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। गैस प्लांट भी हमारे पास बाड़मेर के अंदर गैस प्लांट। तो इस तरीके से वर्किंग थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है ये। मुश्किल से आप यदि इंपॉर्टेंट लाइन छाटोगे तो मुश्किल से 1 पेज की, मतलब आप पूरे थर्मल के ऊपर यदि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें राजस्थान की जो योजना है उनको भी यदि आप शामिल कर लोगे तो 20 लाइन से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बनने वाले। मैक्सिमम 20 स्टेटमेंट बनेंगे अच्छे अच्छे, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। इसके साथ ये जरूर ध्यान रखना कि आपका जो करंट वाला जो इवेंट होता है उसके साथ में इसकी तापी योजना, करंट का मतलब ये नहीं होता जो लास्ट 2 मंथ का है, 3 मंथ के, 1 महीने के आप जो खरीद लेते हैं ना, वो करंट नहीं मानी जाती है, प्रॉपर करंट नहीं मानी जाती है। मैं उसका भी नेक्स्ट सेशन में लूँगा कि करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, करंट का मतलब लास्ट इवेंट होता है जो भी जब भी हुआ था उस सबको करंट इवेंट माना जाता है, पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है वो। तो इसके अंदर अपन लास्ट में अंदर जब भी पिछले साल के बजट में, इस साल के बजट में, इससे पहले भी बजट में जब भी हमारे पास कोई नई पावर प्लांट्स की बात की, नए प्रोजेक्ट्स लाए गए थे तो उनकी बात करेंगे। इसके बाद में बोलता हूँ पॉपुलेशन वगैरह, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसका अंदर कैसे वर्किंग करनी है आपके बाद में। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मेजर इंडस्ट्रीज। तो देखिए मुख्य फसलें वगैरह इनके बारे में बात करी गई है। तो ये मुख्य फसलें वगैरह है आप राजस्थान की, वो आप याद करेंगे। और इसमें भी अपन आप वो ज़्यादा याद रखें जहाँ अपन भारत के अंदर स्थान रखते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी जिसमें पूरे विश्व के अंदर भी प्रथम है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान दे देंगे। अपन को मुख्यतः अपन को मुख्य फसलों में जो रैंकिंग है वो अपन को 2-3 ही चीज़ याद रखनी पड़ती है हमेशा। ठीक है ना भाई, जैसे हम जिलों की बात करें तो मुख्यतः ये पैदावार कहाँ पर होती है, कोई ये बोलेगे पर्टिकुलर कोटा पहले नंबर पे, तो हमें दूसरा नंबर तीसरा नंबर वो याद करना पड़ेगा उसका। कम से कम 2 रैंक तो याद कीजिए भाई, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट उस चीज़ के लिए फेमस है, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है आपको जॉइंट के अंदर आंसर दिए रहते हैं, कोटा झालावाड़, कोटा उदयपुर, इस तरीके से यूनिक बना के दे रहे होते हैं। तो हमें ये वो जानना चाहता है कि कौन से 2 जिलों के अंदर फेमस है। कभी कभी 3 जिलों के अंदर पूछ लेता है, लेकिन आप 2 तो कम से कम आप याद करें। जो ये नदी घाटी परियोजना है, जो प्रोजेक्ट से सिंचाई की परियोजना है, उनके बारे में बात की गई। तो सिंचाई की परियोजनाओं की तरफ मैंने सारे यहाँ पर नाम लिख दिए, वापस वही मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। इनमें से श्योर क्वेश्चन 100% में क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर से। तो ये जैसे इंदिरा गांधी नगर, इसमें हर बार हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नगर अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। खुद अपने आप के अंदर ये मतलब 1-2 लिफ्ट लेयर अलग है, और विदाउट लिफ्ट लेयर जो नॉर्मल शिफ्ट लेयर है वो अलग है, कहाँ से निकलती, कहाँ तक जाती है, किन किन जिलों को बेनिफिट देती है, उनके नाम क्या करके हैं, बहुत सारी क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना, माही, ये बागड़ा, ये सब कुछ आपको याद करने हैं। अब इसके अंदर भी कितना एरिया है, कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जब ये सोम कम लंबा है, बस इसका केवल ये याद करना है ये कहाँ पर है, सोम आदि ये कहाँ पर है, बस इतना याद रखना है। पाँचना है ये कहाँ पर, कोई विशेष चीज़ है जैसे ये बनी हुई जैसे होती है कोई, जैसे काली मिट्टी का बना हुआ है तो थोड़ा सा स्पेशलिटी रखता है कि वो किससे बना हुआ है।
तो आपसे ये भी पूछा जाता है भाई ये कौन सा बांध है जो केवल बस काली मिट्टी से बना हुआ है या मिट्टी से बना हुआ है, इसमें दीवार का यूज नहीं किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। मातृ कुंडिया है तो इसका चित्तौड़ से संबंध है, ऐसा कुछ देवी स्थान से भी इसका संबंध है। तो इस तरह से आपको याद करना है यहाँ पर। अब इसको अंदर भी कितनी लिमिट है कितनी नहीं है मैं आपको बता दूंगा इसका भी, भाई इतनी इस लिमिट तक आपको याद करना है या नहीं याद करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी कि इनका स्थान याद करना की विशेषता कोई हो तो इनका उद्देश्य मतलब किस पर्पज से बनाई गई है, सिंचाई परियोजना है या पेयजल परियोजना, इस तरह से आपको याद भी रखना है। ठीक है, आगे बोला गया है कि डॉट फेमनास डेटिफिकेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डिसास्टर मैनेजमेंट और ये है पेंडेमिक्स। तो ये मैं बात करूँ ये केवल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल एक ही पेज का टॉपिक है ये, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास कब कब अकाल पड़े थे, मेनली हमारे अकाल से हम पीड़ित रहे हैं। और अभी इसके अंदर आपको इससे थोड़ा कोविड से हम विशेष रूप से जोड़ लें, कोविड से भी एक तरह से महामारी, तो डिसास्टर मैनेजमेंट का पार्ट के अंदर आता था, आपदा प्रबंधन हमारा लगा हुआ था अभी। तो जिसके अंदर करंट में क्वेश्चन को बने थोड़ा सा आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ भी लेना। ठीक है, करंट का पार्ट भी हो गया और इसका पार्ट भी हो गया हुआ यहाँ पर। तो इसका यदि आप पुराने टाइम से याद करेंगे तो उसका केवल एक ही मतलब एक पेज भी क्या मतलब मुश्किल से मानिए 10 एक सेंटेंस बनेंगे, 10 एक सेंटेंस में इसका पूरा काम हो जाएगा। 10 सेंटेंस के अंदर है। कहाँ से पढ़ेंगे, लक्ष्य की किताब के अंदर मैंने देखा था वहाँ पर तो है, और किसी बुक के अंदर भी देखना चाहें तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन बहुत ज़्यादा जो वहाँ के बोल्ड हो रखे हैं वही लाइनें आप याद करेंगे, आप पीछे आए हुए क्वेश्चन से वही ध्यान रखेंगे, इसको पूरा डीपली स्टडी नहीं करनी है इसके बारे में हमें, क्योंकि बहुत सारे बात होता है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन अभी तो इसमें श्योर क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे वो मतलब करंट से मिलते हुए आएंगे, कोविड से मिलते हुए आएंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी हमारे पास लगाया था रिसेंटली में। अब मिनरल्स की बात करते हैं अपन यहाँ पर। मिनरल्स जो अपने ऊपर सबसे अंत में देखें, मैंने आपको बताया कि मिनरल्स इसलिए सबसे अंत में देखें क्योंकि एक तो उनका जो नाम याद करना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है, और अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो मिनरल्स आप सबसे लास्ट में ले हुए, उनके केवल क्वेश्चंस देख लें वो कर ले हुए इसके, क्योंकि मिनरल्स के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है कि कौन कौन से ज़िलों में कौन कौन सी चीज़ें हैं या नहीं, ये उनके जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। कुछ कुछ चीज़ें इनके लिए अपन राजस्थान बड़ा फेमस रहा था किसी टाइम पर, तो वो चीज़ आप जरूर देख लें, उन पर क्वेश्चन से पुट अप रखें तो आपको आसानी से पुराने क्वेश्चन से वहाँ पर मिल जाएंगे, उसके अंदर मिल जाएगा। अब देखिए इसके लिए आप एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आपको करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि टाइम टेकिंग हुआ ये, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको बार बार रिविजन करने की, कन्फ्यूजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि एक बार आपने कर दिया ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। आपको मुश्किल से 50 से 1 रुपये के अंदर आसाम के मानचित्र मतलब ब्लैंक मानचित्र होते हैं, उनके आप डिस्ट्रिक्ट लिखना पहले स्टार्ट कीजिए, उनके डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर, फिर जैसे पाकिस्तान से कितनी चीज़ें टच होती है वो आपको याद कर रखने होंगे आपको पास में, उनके निकनेम से वो भी वहीं पर लिखिए। ऐसे आपको करीब 10-15 मानचित्र वो बन जाएंगे। जैसे कोई नदी है, जैसे आपको नदी है मतलब वो कोटा से एंटर करिए तो कोटा से होते हुए कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों से निकलती है। जैसे राजसमंद से बनारस नदी निकलती है तो राजसमंद से होते हुए भीलवाड़ा अजमेर होते हुए फिर वो टोंक होते हुए निकल जाती है, वो वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है लास्ट के अंदर जाकर वो। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है उन बाकायदा नदियों को, रेड पेन से या ग्रीन पेन से इस तरह से बनाना है आपको, और उनका लिखना भी है यहाँ पर भी खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है कहाँ से निकल रही है, उनका दोनों पॉइंट भी लिखना है। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं आप इस तरीके से याद करोगे, जब एक बार नोट्स पढ़ लोगे उसके बाद ही करोगे। मैं मानता हूँ टाइम टेकिंग है, बिल्कुल सही बात है, टाइम टेकिंग है। ऐसा करने से आपके शायद हो सकता है कि जितने आवर्स में लिखे हैं उससे 5 आवर्स आपके ज़्यादा बन जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप करिए, क्योंकि उसके बाद में आपकी रिवीजन की जो टाइम है उस समय आपको बहुत कॉन्फिडेंस अप रहेगा आपका, आपको लगेगा बहुत जल्दी आपको याद आ रहा है। जब रिवीजन आप करोगे तब आपको ना इतने बड़े नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपके जो बनाए हुए मैनुअल जो मानचित्र है उनको आप देखोगे और उनसे काम हो जाएगा। अब आपके कोई मानचित्र बने बनाए भी आते हैं हम उनसे देख लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो आपके लिए जिस व्यक्ति ने उसने बनाया तो वो उसकी मेमोरी के लिए, आपकी मेमोरी के लिए नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल वही किताबी डाटा हो गया और कुछ भी नहीं हुआ वो। तो इनको सबको आपको ड्रॉ करेंगे, आप अलग अलग कलर्स ले सकते हैं, 2-3 मतलब पेन ले लिया, ब्लू पेन ले लिया, एक रेड पेन ले लिया और एक ब्लैक पेन ले लिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो उनके ऊपर। 10 मानचित्र ज़्यादा नहीं बनने वाले, प्रैक्टिस के लिए आप बनाइए, नदियों के लिए अलग बनाइए, नदी परियोजना के लिए अलग बनाइए, निकनेम्स के लिए अलग बनाइए, और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग बनाइए, पर्वत पहाड़ के लिए अलग बनाइए, और जो सिंचाई परियोजना के लिए जो नदी परियोजना वाली जो चीज़ है उनके लिए बिल्कुल अलग बनाइए। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन मानो अपने आप को। आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो लेवल काफ़ी अच्छा ठीक हो जाएगा आपका, आपकी जो एफिशिएंसी काफ़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप कन्फ्यूजन नहीं हुए। मैं सब ज़्यादा लोग ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यार कि केवल 50 में 25 मार्क्स कैसे कैसे सिलेक्शन होगा कॉलेज अच्छा इतना बड़ा एग्जाम है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद के भी कम नंबर इतने आसपास नंबर, मेरे 27 थे, लेकिन आपके बार टाइम कम है तो आपके थोड़ा और कम नंबर आए चांस से। और मेरे दोस्त जितने सिलेक्शन हुए हैं उन सबसे मैं पूछा तो उनके नंबर इतने ही थे, किसी के 22 नंबर, किसी के 18 नंबर, किसी के 17 नंबर। ये तो कोई जरूरी नहीं है आपके यहाँ 30 नंबर आए 50 में से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके साथ में मैं यहाँ पर PDF में लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने पास में 2
जो PDF मैंने बनाई है राजस्थान जियोग्राफी पर, वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इन्हें मान सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप उनकी स्टडी करें। यदि आप किसी और नोट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो फिर आप उनको रेफर नहीं करेंगे। और यदि आपको लग रहा है बुक्स बहुत लंबी है, केवल बुक से अलावा और कोई नोट्स सही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं थे आपने, तो फिर आप मेरे इन नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, दोनों PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपके लिए अच्छा रहेगा ये वीडियो। और भी आपको कोई सजेशन सुझाव हो, क्यूरी हो, तो आप यहाँ पर मेरे जो कमेंट्स बॉक्स हैं वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।